आप सभी का नमस्कार। हमने माइक्रोवेव पढ़ लिया था। अब हमारी बारी है रेडियो वेव पढ़ने की। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से। रेडियो वेव क्या होता है हम ज़रा देखते हैं, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे काम करता है, हम वो देखते हैं। इसे भी आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोपोगेशन के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा रेडियो वेव है उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव प्रोपोगेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह कैसे काम करता है हम आइए वो देखते हैं। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है। जो रेडियो वेव है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है जो ट्रांसमिशन के लिए सतत साइन वेव का उपयोग करता है। साइन वेव मतलब जैसे आपने आपके हार्ट बीट वाली साइन देखी ना, एज इट इज़ थोड़ा सा मिलता जुलता इसकी भी एक वेव बनती है। ये वैसे काम करता है। रेडियो वेव ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट और रिसीव होता है, रिसीवर से रिसीव होती है। रेडियो वेव क्या होती है कि हमें यहाँ से ट्रांसमीटर से रेडियो वेव निकलती है और जाके रिसीवर तक पहुँचती है। ट्रांसमीटर साइन वेव पर मैसेज को एनकोड करता है और रेडियो वेव के साथ प्रसारित करता है, जो कि दूसरे एंड पर रिसीवर द्वारा डिकोड की जाती है। एनकोड और डिकोड का मतलब यहाँ समझिएगा। एनकोड मतलब क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ से हाय बोला, तो मैंने इसको लिखा हाय, HI हाय, ठीक है। ये यहाँ से मैंने एनकोड करा। अब वो आपके पास वेव तरंग के फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। और आपके मोबाइल में वो डिकोड होगा, मतलब वो आपको मैंने यहाँ से भेजा तो आपको 0-1 डिजिटल सिग्नल के एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में गया होगा, ठीक है। फिर वहाँ पर जाके वो कन्वर्ट होगा और वहाँ पर जाके आपको डिकोड होकर आपको क्या दिखेगा, HI हाई, ठीक है। एंटेना का उपयोग सिग्नल को रेडिएट और कैप्चर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पास 3 माध्यम है जिससे हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो प्रोपोगेट होता है, मतलब जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। यहाँ पहली इमेज में आप देख रहे हैं रेडियो टावर से हमारी साइन वेव निकल रही है। साइन वेव इसमें जैसी दिख रही है ऐसी नहीं होती है, बट एक समझाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया। यहाँ से डायरेक्ट हमारे होम तक जाती है, ठीक है। जब हमारी सरफेस ऐसी रहती है तो हमारा जो रेडियो वेव है वो हमारा ऐसे रेडियो टावर से हमारे घर तक ऐसे आती है। सेकंड वाली इमेज में हम देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो रेडियो टावर रहता है उससे हमारे जो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी रहती है वो आयनोस्फीयर में जाती है, ठीक है। वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे घरों में आती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे घरों तक आती है। तीसरी इमेज में आप देख रहे होंगे जो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी वो डायरेक्ट हमारे घर पे आती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो घर और हमारा टावर है वो किस प्रकार की जगहों पे लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए रेडियो वेव के हम देखते हैं लाभ क्या है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब हमें स्पीड प्रदान करता है। केबल प्रणाली से सस्ता होता है, ठीक है। भूमि की लागत कम लगती है क्योंकि टावर लगाने के लिए कम स्थान लगता है। यह कम्युनिकेशन में सरलता प्रदान करता है। चलिए ठीक है, यह उसके लाभ हो गए। नुकसान देखते हैं। रेडियो वेव कम्युनिकेशन एक असुरक्षित कम्युनिकेशन है। कैसे असुरक्षित है अभी पढ़ते हैं। मौसम के प्रभाव जैसे बारिश, बर्फ, कोहरा आदि परीक्षण द्वारा अन्य वस्तु से यह संवेदनशील होता है। आया समझ होगा आपको, आशा करता हूँ। चलिए तो हमारा जो छठा टॉपिक वो है उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में आप सभी थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं। उपग्रह ट्रांसपोंडर है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सीधे इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली स्थित होता है। इक्वेटर इससे हम कहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ पर इस इमेज में देख रहे होंगे, नॉर्थ पर ऊपर दिख रहा है। इक्वेटर वाली जो लाइन दिख रही है, एक डॉट डॉट वाली लाइन, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इक्वेटर। उस पर वो डायरेक्टली स्थित होता है। इसकी कार्यप्रणाली कैसे काम करता है आइए देखते हैं। पृथ्वी के स्टेशन में एक उपग्रह डिश होता है। यह एक एंटेना और कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में जो अपने ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होता है, ठीक है। सैटेलाइट जो होती है उसमें एक ट्रांसपोंडर होता है, ठीक है, जो पृथ्वी स्टेशन से ट्रांसमिट डेटा सिग्नल को प्राप्त करता है। जो पृथ्वी है उससे
पृथ्वी से जो डेटा भेजा गया उसे प्राप्त करता है, उन्हें एम्पलीफाई करता है और दूसरे पृथ्वी स्टेशन को प्रेरित करता है। जैसे नर्मदा का पानी होता है, नर्मदा का पानी निचले जहाँ से आता है, नर्मदा से हमारे पास आने के पहले बहुत सारे बीच में इसको प्यूरीफाई करने के लिए सिस्टम लगा रहता है और इसे प्रेशर देने के लिए बहुत सारा सिस्टम लगा रहता है। सेम ऐसे ही रहता है कि मैंने यहाँ से वहाँ ऊपर मैंने डेटा भेजा, फिर वहाँ से डेटा फिर मैंने यहाँ से भेजा, मैंने यहाँ से हाई भेजा अमेरिका में, यहाँ से हाई भेजा, तो यहाँ से पहले वो सैटेलाइट के पर जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट से फिर अमेरिका जाएगा। ऐसे करके ये पूरा वर्क करता है। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ऑर्बिट पे हमारी सैटेलाइट घूमती है इक्वेटर पे, और ट्रांसपोंडर लगा रहता है सैटेलाइट में जो कि नीचे से अपलिंक होता है। मतलब जो हमारे नीचे इमेज है लेफ्ट साइड में, यहाँ से अपलिंक होता है, यहाँ से डाटा ऊपर जाता है, फिर वहाँ से डाटा नीचे आता है डाउन लिंक में। सैटेलाइट का लाभ क्या क्या है? सैटेलाइट उपग्रह ट्रांसमिशन के माध्यम से बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। पता है हमें कि हमारी एक सैटेलाइट हमारे पूरे भारत को कवर कर सकती है। ये अधिक केबल की तुलना में सस्ता होता है क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल केबल को बिछाना और इसका रख रखाव करना कठिन और महंगा होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर में केबल का रख रखाव करना बहुत मुश्किल होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक का भारी उपयोग सैटेलाइट को वाणिज्य लाभकारी बनाता है, ठीक है। सैटेलाइट पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। तकनीकी नुकसान, तकनीकी की सीमा बड़े और उच्च क्षमता के एंटेना के विकास में बाधा बनते हैं, ठीक है भैया। कम एंटेना गेन होने के कारण उपलब्ध बैंडविड्थ की भीड़ लग जाती है। सैटेलाइट के महंगे होने के साथ साथ इसके असफल होने की आशंका आपको पता ही है कि जब भी सैटेलाइट ऊपर जाता है फिर वो उसका असफल होने का डर बना रहता है। ऊंचाई वायुमंडलीय नुकसान संभव है, ऊंचाई वायुमंडलीय नुकसान संभव हो सकता है। अब हमारा 7वां टॉपिक है इंफ्रारेड। चलिए हम पढ़ते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन आमतौर पर एक छोटे क्षेत्र में संबंधित है, एक छोटे क्षेत्र में सीमित है, जैसे एक कमरे में जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की ओर पॉइंट किए हुए हो। इसका हार्डवेयर सस्ता और एंटीना की आवश्यकता नहीं होती। इंफ्रारेड लाइट डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर आदि, ठीक है। सिंपल सी बात है। इंफ्रारेड मतलब एक जो हमारे टीवी एक तरंग निकलती है जो कि सीधी निकलती है, वो सीधी जाके हमारे टीवी पे लगती है। हमारे रिमोट से मैंने दबाया 1 नंबर तो हमारे रिमोट से निकलती है एक तरंग और जो जाके हमारे टीवी में लगती है और हमारे टीवी में 1 नंबर दब जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या है? बिजली की खपत कम होती है, सेल पे काम कर जाता है भैया। इंफ्रारेड के लिए बिजली बहुत कम ही लगती है। सर्किट की लागत कम होती है, एक छोटे से सर्किट पे हमारा रिमोट बना हुआ रहता है। इंफ्रारेड के साथ कंप्यूटर फाइलें और अन्य डेटा बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों तरफ मतलब यहाँ से भी भेज सकते हैं और जहाँ से जिसको भेजा वहाँ से वापस मंगवा भी सकते हैं। इसके नुकसान क्या क्या है? इसके लिए लाइन ऑफ साइट को एक स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन में होना चाहिए। यह एक छोटी सी सीमा तक सीमित होता है, ठीक है। यह दीवारों, लोगों, पौधों आदि जैसे सामान्य सामग्रियों के अवरुद्ध हो जाता है। ब्लूटूथ के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लूटूथ में लगभग पहले सब पता है। जो इसमें लिखा है हम वही पढ़ लेते हैं फटाफट। ब्लूटूथ का उपयोग फिक्स्ड और मोबाइल उपकरणों से थोड़ी दूरी पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम पेन, वेन, मेन, लेन जितने भी हम सब उसको भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हर चीज़ के बारे में व्यवस्थित अच्छे से बताया गया है। यह 1994 में दूरसंचार विक्रेता एरिक्सन द्वारा विकसित किया गया था। ब्लूटूथ में एक कम लागत ट्रांस रिसीवर चिप प्रत्येक डिवाइस में शामिल किया जाता है। आजकल ब्लूटूथ को ब्लूटूथ इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा संभाला जाता है, जिसमें 14,000 से अधिक सदस्य कंपनियां हैं जो कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। इसके लाभ क्या है? ये सस्ता है, यह इंस्टॉल करना आसान होता है, इसके द्वारा अलग अलग डिवाइसों को कनेक्ट करना सुविधाजनक है, यह वायरलेस माध्यम है, यह उपयोग करने के लिए मुफ्त है अगर डिवाइस में इंस्टॉल हो तो। इसके नुकसान क्या क्या है? यह ईजिली हैक हो जाता है, आसानी से हैक हो जाता है। इसका सेलफोन में उपयोग करने से सेलफोन में वायरस आने की संभावना रहती है।
या उपकरणों के बीच में केवल कम दूरी से कनेक्शन कर सकता है, या केवल एक बार में दो ही डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। इसमें कुछ परिस्थितियों में कनेक्शन बाधित हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ब्लूटूथ हमने पढ़ा, वाईफाई की बारी। वाईफाई और ब्लूटूथ आप लोग नॉर्मल जानते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। वाईफाई और वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। यह एक यूनिवर्सल वायरलेस तकनीक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। किस चीज़ के लिए? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। वाईफाई घर या कार्यालय में निजी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इसे होटल, रेस्तरां, कॉफ़ी शॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और कई अन्य स्थानों में हॉटस्पॉट के रूप में सार्वजनिक इंटरनेट उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लाभ क्या क्या है? ये सुविधाजनक होता है, सादगी होती है। सुविधाजनक मतलब सुविधाजनक होता है। परिसर के भीतर किसी भी सुविधाजनक स्थान पर कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य पोर्टेबल उपकरणों के लिए उपयोगी होता है। ये सादगी मतलब नेटवर्क के साथ नए डिवाइस कनेक्ट करने के लिए केवल वाईफाई चालू करने की सरल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना पड़ती है बस। ठीक है। गतिशीलता मिलती है, विस्तार, क्षमता, लागत नियंत्रण और टेक्नोलॉजी का मानकीकरण। सिंपल सा है चीज़, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। नुकसान क्या क्या है? परफॉर्मेंस इसकी जो, हालांकि गीगाबाइट वाईफाई बाज़ार में उपलब्ध है, हमें गीगाबाइट गति सभी स्थानों पर नहीं मिल सकती, जबकि केबल नेटवर्क में गति 10 GB तक है, जब 10 GB तक मिल सकती है। कनेक्टिविटी या विश्वसनीयता, वाईफाई सिग्नल इंटरफेरेंस पर निर्भर करता है, यानी कंक्रीट की दीवार सिग्नल की ताकत कम कर देती। इसके अलावा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए दूरी की भी सीमा है। ठीक है। सुरक्षा, वाईफाई राउटर में हमें नेटवर्क पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन और तरीके हैं। ठीक है। किंतु वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने के लिए उचित कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लेज़र ट्रांसमिशन के लिए सीधी लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत होती है। यह माइक्रोवेव की तरह यूनि डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में चलने वाला होता है, लेकिन माइक्रोवेव की तुलना में इसकी गति ज़्यादा होती है। लेज़र ट्रांसमिशन के लिए प्रत्येक छोर पर लेज़र ट्रांसमीटर और एक फोटो सेंसिटिव रिसीवर होता है। किस लिए होता है वो? वह इसे फोटो रिसीवर सेंसर का उपयोग करते हैं। लेज़र ट्रांसमिशन बिल्डिंग के बीच पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन है। यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक भी पूरा कंप्लीट होता है। ये कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है। कैपिटल बीपीएस, स्मॉल केबीपीएस, बिट प्रति सेकेंड, बाइट प्रति सेकेंड, किलोबाइट प्रति सेकेंड, इनमें अंतर है। स्मॉल बी और कैपिटल बी में अंतर है। BITS क्या होता है? एक बाइट में एक BYTES, एक बाइट्स में 4 बिट होते हैं। ठीक है। उसी के हिसाब से ये पूरा दिया गया है। आपको यहाँ तक पूरा करना है और यहाँ तक के नोट्स बनाना है। मैं आपको बहुत जल्दी ही होमवर्क दूंगा, आपको वो करना रहेगा। ठीक है। अब हम कल से चालू करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।